हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आइए आज का जो वीडियो है ये आपका BSDC 134 का है और ये लास्ट वीडियो इसका है क्योंकि सभी यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो चलिए इसमें आज के जो लास्ट वीडियो में हम क्या देख लेते हैं। हम ले लेते हैं आपका ब्लॉक 3 का जो हिंदी निबंध है, क्योंकि ब्लॉक 3 में यूनिट 11, 12, 13, 14, 15 है, ठीक है ना। तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, वो आता है आपका जो गद्य होता है यानी निबंध जो होता है उसकी व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है ना। संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो वो आपको तब पहचानेंगे जैसे यूनिट 11 है तो रामचंद्र शुक्ल का है, 12 यूनिट उन्हीं से रिलेटेड लोभ और प्रीति निबंध है। तो आपको जब उस चीज को आप पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसके राइटर कौन है। और इन्होंने इसके अंदर, क्योंकि लोभ और प्रीत निबंध से 20 से कोई भी 5 6 7 लाइन उठा के दे देगा और बोलेगा इसके क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है आपको, है ना। तो संदर्भ में आपको राइटर का नेम लिखना होगा और किससे लिया गया है ये लिखना होगा, किस निबंध से लिया गया है। इसलिए एक बार सभी वीडियो वॉच जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने इसीलिए सभी निबंध को पढ़ा है ताकि कहीं से भी यदि बीच से पूछ लिया जाए तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो चलिए आइए यहाँ पे यूनिट 11 में चल लेते हैं जो रामचंद्र जी का है, क्योंकि ये तो इनके जीवन के बारे में दिया हुआ है और निबंध जो है वो आपको मिलेगा यूनिट 12 में, ठीक है ना। यानी कि जो गद्यांश होते हैं, निबंध के गद्य जो होता है वो 12 में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ही था कि हिंदी निबंध साहित्य के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम क्यों दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपका यही होगा। तो इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, जैसे ये आ गया तो यहाँ पे कहीं भी आपके लिए निबंध का गद्य लिखने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे हम यूनिट 12 में आएंगे और इसके यहाँ पे चलते हैं, लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए संदर्भ सहित व्याख्या, तो इसको देख लेते हैं। उद्धरण क्या है, उद्धरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर उद्धरण दिया है। उद्धरण क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर ना करने की, नष्ट ना होने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा, लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है। यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि उसे चाहता है। लोभ या प्रीत, ये देखिए इसका नाम ही है लोभ या प्रीत, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका निबंध का लोभ या प्रीत। अब है किसका, रामचरण, आचार्य रामचरण शुक्ल का है। तो कैसे इसको संदर्भ से व्याख्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर लिखेंगे गद्यांश रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीत, सॉरी और है, लोभ और प्रीत से लिया गया है। इस निबंध में शुक्ल जी ने लोभ और प्रीत के मनोभावों का बारीकी से विश्लेषण किया है। किसी वस्तु के प्रति लगाव कब लोभ में परिणत हो जाता है, इसकी व्याख्या यहाँ की गई है, ठीक है। और इसके बाद आपको व्याख्या कर देना है। व्याख्या क्या करना है देख लीजिए। व्याख्या तो ऑलरेडी हमने ऊपर जो आपको इसका लेसन पढ़ाया है निबंध का, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये यहाँ पे है कि ये मनुष्य की एक आदत है, एक बिहेव है वो, कि जब उसे कोई वस्तु, कोई भी चीज अच्छी लगती है तो ठीक है, वो उसमें रम जाता है, उसे प्रिय लगती है, तो वह उस व्यक्ति, उस सारी वस्तु या व्यक्ति को पाने की इच्छा करता है, ठीक है ना। उसे पाने की इच्छा करता है, उसमें सुख मिलता है, उसे प्रसन्नता उसमें मिलती है। केवल किसी वस्तु का पाना और उससे आनंद मिलना हमारे उसके प्रति लोभ की अभिव्यक्ति नहीं है, आजादी नहीं है। लोभ तब होता है जब हमारे हृदय में उस वस्तु के प्रति गहरी आशंकित हो, लगाव हो, हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो, हमेशा हमारे पास ही रहे, कभी हमसे दूर ना हो, वह कभी नष्ट ना हो। उस वस्तु के प्रति ऐसी भावना हमारे लोभ का कारण होती है। हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, देखिए हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो हमें अपने फैमिली के प्रति लोभ है एक, ठीक
ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि जिससे हम अपने फैमिली में प्यार करते हैं तो वो हमसे कभी दूर ना हो, कहीं हम उसे कोई कष्ट ना दे, है ना, यही चीज होती है ना। उसकी खुशियों में हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं, तो क्या है, ये लोभ है। तो किसी को पाने की, अपनाने की इच्छा लोभ और प्रीति दोनों का ही आवश्यक अंग होता है। शुक्ल जी आगे इस बिंदु को व्याख्यांकित करते हुए कहते हैं कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा लगता है तो या उसे आता है और प्रिय लगता है तो कहा जाएगा कि वह उसे चाहता है। तो इसके दो अर्थ हो गए। पहला यह है कि उसे प्रेम करता है, दूसरा यह है कि उसे चाहने की कामना या इच्छा रखता है, ठीक है ना। और लेखक के अनुसार यही चाहना लोभ और प्रीति है। तो यहाँ एक सूत्र वाक्य की व्याख्या की गई है, संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग को साधारण शब्दों में व्याख्यांकित किया गया है कि संवेदनाएं जब होती हैं तो संवेदना के साथ साथ में इच्छा भी अपने आप आ जाती है। तो इस तरह से व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। ओके, राइट। तो क्लियर हुआ ना कि कोई उद्धरण दिया हुआ है तो उद्धरण का सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ ये जिस राइटर का नेम और देन जिस निबंध से लिया गया उसका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद जो यहाँ पे उद्धरण ये दिया हुआ है इस उद्धरण की सीधे व्याख्या कर दी जाती है। यहाँ पे इसको आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है, बहुत आसान होता है। तो एक उद्धरण हमारा इसमें से हो गया। अब दूसरा उद्धरण ले लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध से ले लेते हैं, जो हमें यहाँ पे 14 नंबर वाले में मिलेगा, ठीक है ना। भाव पक्ष जिज्ञासा, ओके, यहीं पे अब आएगा तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, राइट। ओके, चलिए एक इससे ले लेते हैं। तो दो उद्धरण यहाँ पे हो जाएंगे कुटस से। देखिए संदर्भ सहित व्याख्या, उद्धरण क्या है, इन्हीं में देखिए ऐसे भी आप जान जाएंगे कि किस निबंध का है ये ना। आपको ज्यादा हेडिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट के लिए। इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ही थिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो लदा है, कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ, उजाड़ के साथ तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब इसको आपको व्याख्या इसकी करनी है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटस से लिया गया है, ठीक है। तो संदर्भ बनेगा यह गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटस से लिया गया है। इस अंश में कुटस के पौधे के संदर्भ और सौंदर्य और विशेषता से लेखक जो है परिचित कराते हैं, और लेखक शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों में विचरण करते हुए, घूमते हुए वहां के विविध वृक्षों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और एक वृक्ष उनमें से है कुटस, ठीक है, जो फलने फूलने और पनपने के योग्य कहाँ से मिलता है। बस इतना भी आप लिख देंगे तो काफी है। इस संदर्भ में यदि आप राइटर का नेम और निबंध का नेम भी लिख देंगे और साथ में थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये मतलब ये क्या कह रहा है, ये निबंध क्या कह रहा है, तो 100% आपके मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। कभी कभी उद्धरण में क्या होता है कि मार्क्स किस तरह से डिवाइड करता है, मान लीजिए ये 6 नंबर का हो गया तो उद्धरण दे दिया, ठीक है ना। उद्धरण में 6 या 4 नंबर का हो गया, मान लीजिए 4 नंबर का हुआ या फिर 10 नंबर का हो गया। यदि 10 नंबर में हुआ तो 5 नंबर इसको दे दिया जाता है संदर्भ को, और 5 नंबर जो है किसको दे दिया जाता है, ये व्याख्या को दे दिया जाता है। 4 नंबर का होगा तो 2 मार्क्स इसको दे दिए जाएंगे और 2 नंबर जो है इसको दे दिया जाएगा। तो यदि आप इसमें राइटर संदर्भ में और जिससे लिया गया जिस निबंध से वो भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं इससे, ठीक है ना। फिर व्याख्या कर देनी है कि लेखक शिवालिक की पहाड़ियों में उगे एक छोटे बहुत ठिगने पेड़ का परिचय देते हुए बताते हैं कि इस छोटे से पेड़ के बहुत ही छोटे पेड़ के पत्ते चौड़े हैं और बड़े भी हैं, पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है। लेखक उस पेड़ का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि पेड़ देखने में कुछ विशिष्टता लगती है, ध्यान अपनी तरफ खींचता है, फूलों से लदा है वृक्ष ऐसा लगता है मानो मुस्कुरा रहा हो। साथ में हजारी जी ये भी कहते हैं कि वह पेड़ उनसे पूछ रहा है क्या द्विवेदी जी उस वृक्ष को पहचानते हैं, उनके वैशिष्ट को जानते हैं, उनके संस्कृत के महत्व को जानते हैं। और लेखक जो है उस पेड़ के इस प्रश्न पर जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इसे कई बार देखा, उन्होंने इस पेड़ को कई बार देखा। और इस अंश में लेखक कुटज को आत्मीय संबंध उजाड़ के साथी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो कुटज का यह परिचय निबंध की आधार भूमि के रूप में है, ठीक है, इतना लिख देंगे तो काफी है। ओके, यदि विशेष भी लिखने को आता है तो ठिगना का शब्द प्रयोग इस विशेष के रूप में किया गया कि अब यह पेड़ और बढ़ेगा नहीं लेकिन अपनी कद काठी में छोटा होते हुए भी विशिष्ट है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, ये विशेष हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके इसमें उद्धरण में यहाँ पे ठिगना दिया हुआ है, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये उद्धरण हो गया।
फिर संदर्भ हो गया, फिर व्याख्या हो गई। तो हर एक उसमें सिर्फ एक उद्धरण, एक संदर्भ और एक व्याख्या दी हुई है। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं लास्ट वाले का। हाँ, यही है। यहाँ पे कुबेर नाथ राय का है सहस्त्र फणों का मणिद्वीप। ठीक है ना, तो इनको ले लेते हैं, सहस्त्र फणों का मणिद्वीप यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, पौराणिक और मिथकी संदर्भ। अब इसमें ये है कि इस निबंध को ठीक से समझने के लिए पौराणिक और मिथकी संदर्भों को, मिथकी यानी जो पुरानी बातें जुड़ी हुई, मिथक से झूठ से बातें जुड़ी हुई हैं, उनको जानना जरूरी है। जैसे सहस्त्र फण है, सहस्त्र फण आपको याद होगा, ये एक DD1 में सीरियल भी एक आता था, वो साउथ इंडियन सीरियल था और सहस्त्र फण के नाम से ही आता था। ठीक है, तो सांप के मुंह वाले हिस्से को जो है क्या बोलते हैं, फड़ बोलते हैं, जिसके सहस्त्र फण हो यानी हजारों फण हो। तो आमतौर पे सांप का एक ही फण होता है। भारतीय पुराण कथाओं के अनुसार शेष नाग के अनंत फण थे, इसलिए उन्हें सहस्त्र फण वाला नाग कहते हैं। तो शेष नाग के इस फणों पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और यह मानता भी प्रचलित है कि लक्ष्मण शेष नाग के अवतार थे। ठीक है, तो हो सकता है टिप्पणी करने के लिए आ जाए सहस्त्र फण में। महाकाल, भारत की चर्चित धार्मिक नगरी उज्जैनी में भगवान महाकाल का मंदिर है, जो कि प्राचीन भारत की यात्रा कराता है। उज्जैनी यानी उज्जैन में महाकाल के मंदिर की आरती को देखने जरूर जाते हैं वह। रासलीला, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे और इस नृत्य को रासलीला कहा जाता है। तो इस रासलीला का प्रभाव परवर्ती भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। शिव का तीसरा नेत्र, आमतौर से मनुष्य के दो नेत्र होते हैं, उसी के अनुरूप अवतारी पुरुष के भी दो नेत्र होते हैं। केवल भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तब संहार हो जाता है। तीसरा नेत्र खोलकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कैलाश पर्वत का वह, हिमालय का वह पर्वत जहाँ शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। तांडव और लास यानी कि भारतीय नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है। पुरुषोचित नृत्य तांडव और स्त्रियों सोचित कोमल नृत्य लास कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या दी हुई है, उद्धरण दिया है। मैं और वह, हम दोनों अर्थात मेघ और दामिनी सारी रात भटकते रहे मणिपुर उपास्या के अगरू वन, चंदन वन, देवदारू वन के बीच। आखिर एक दामिनी है कौन? मैंने कहा था ना कि एक रानियों जैसी रूपसी और तेजस्वी कामुई अर्थात कविगोत्री कन्या। मेरे प्रिय बंधु, इससे ज्यादा जानने के ना तो तुम अधिकारी हो न इसकी आवश्यकता है, तो भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए बताए देती हूँ, सुन लो। यह नृत्य तरंगित देह वाली प्रभा भास्कर छोकरी और कोई नहीं, वस्तुतः मेरे हृदय में छुपे वज्र का ही रूपांतर है। मेरे हृदय में छिपा हुआ निर्मल स्फटिक वर्ण संयम का जो वज्र है पत्थर, वही मणिपुर के इस संदर्भ लोक में आकर सौम्य कांत तन धारण करके मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। ये उद्धरण है। संदर्भ क्या बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां कुबेर नाथ राय के निबंध सहस्त्र फणों का मणिद्वीप से ली गई। सहस्त्र फणों का मणिद्वीप, इस निबंध में 2 पात्र हैं, एक कहानी को प्रस्तुत करता मेघ और दूसरी उसकी प्रेमिका दामिनी। दोनों मणिपुर के आसमान में साथ साथ विचरण करते हैं और इस सहचर्य के 20 दामिनी मणिपुर के इतिहास, मिथक, भूगोल और जीवन की अनेक कहानियां सुनाती है। और आरंभ में मेघ बताता है कि दामिनी दरअसल एक काबुई कन्या है, जिसका प्रतिबिंब मेघ ने मणिपुर की नदी में देख लिया था और उसी के सौंदर्य पर मुग्ध मेघ मानव तन धारण करके नीचे उतर आया। और काबुई मणिपुर की एक जाति है जो चरणों और भाटों की तरह कवित्व शक्ति से भरपूर है। ठीक है, और उसके कंठ में मणिपुर के गीत, कथा और इतिहास सुरक्षित है। और नीचे उतरने के बाद ही मेघ काबुई कन्या का नया नामकरण करता है दामिनी। अब दामिनी और मेघ दोनों साथ साथ है और निबंध का अंत होते होते मेघ दामिनी का वास्तविक परिचय देना चाहता है। आखिर दामिनी कौन है? मेघ दामिनी पर मुग्ध है, पूरे निबंध में स्पष्ट है। ठीक है ना, चलिए। और जब दामिनी का परिचय देता है मेघ, तब पूरे निबंध का अर्थ बदल जाता है। अब सरलार्थ एवं व्याख्या। तो सहज आत्मीयता और अपनत्व से मेघ अपना परिचय देता है। मैं, यह निबंध का प्रस्तुत करता कौन? मेघ। इसके साथ वह अर्थात दामिनी, कौन? उसकी प्रेमिका। इस मेघ और दामिनी अर्थात बादल और बिजली दोनों सारी रात भटकते रहे। निरुद्देश्य चलने को हम भटकना कहते हैं। निरुद्देश्य भटकने की अपनी मस्ती और सौंदर्य है। ये दोनों मणिपुर की तराई में भटकते हैं, जहाँ अगरू वन, चंदन वन और देवदारू के वन है। अब मेघ स्वयं ही प्रश्न करता है कि यह दामिनी कौन है। पाठक को भी जिज्ञासा हो सकती है, लेखक के मन में भी चाहत हो सकती है कि मेघ
काबुई कन्या दामिनी के अर्थ संदर्भ का उद्घाटन करे। यह दामिनी रानियों जैसी सुंदर है और साथ ही उसके व्यक्तित्व में दीप्यमान आभा है। यह काबुई कन्या है, परंतु यह दरअसल कवि गोत्री कन्या है, अर्थात कवि ने इसे जन्म दिया है। अर्थात इस निबंध में प्रस्तोता मेघ और रचनाकार ने ही उसे रचा है, इसलिए वह कवि गोत्री कन्या हुई, एक कवि की कल्पना। और उस कन्या का कोई लौकिक सामाजिक गोत्र या पहचान नहीं है। वह जो भी है मेघ की बंधु है, मित्र है। यहाँ मेघ के व्यास से लेखक स्पष्ट करता है कि इससे ज्यादा जानने के पाठक ना तो अधिकारी है और ना इसकी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मेघ अंततः इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहता है। और यह प्रक्रिया जो ही वह दामिनी की चर्चा करने लगता है, इस प्रक्रिया में उसके सौंदर्य पर पुनः मुग्ध हो जाता है। वह नृत्य की तरंगों की तरह लहराती हुई देह वाली, सूर्य के समान तेजवान चेहरे वाली कन्या, जिसे मेघ ने आत्मीयता से देशज शब्द छोकरी के रूप में संबोधित किया, वह और कोई नहीं, वास्तविक लोक की कन्या तो वह है ही नहीं। वास्तविक लोक की कन्या तो वह है ही नहीं, अपितु मेघ के हृदय में छिपे वज्र का ही रूपांतरण है, और मेघ ने ही उसे रूपांतरित होने दिया। मेघ सत्य का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट करता है कि मेरे हृदय में छिपे हुए स्फटिक रूप का वज्र है, जो मणिपुर के इस गंधर्व लोक में आकर सौम्य कांत शरीर धारण करके सामने आ गई। अर्थात मणिपुर की भूमि ने वज्र को ही सुकुमार, सौम्य और कांति युक्त बना दिया। तो ये है क्या, आपका सहस्त्र का, कुबेर नाथ का सहस्त्र फण का एक मणिद्वीप, यही है ना, सहस्त्र फणों का एक मणिद्वीप यही है ना। ओके, देख लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो संदर्भ है वो संदर्भ जो है वो थोड़ा ज्यादा है। सहस्त्र फणों का मणिद्वीप, ठीक है ना, कुबेर नाथ राय की ये है। तो इस तरह से उद्धरण आपके इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और इतिहासकारों का मत है कि मणिपुर में कुकी चीन नागाओं के वंशज रहते हैं। ये अपने आप को मेथेई कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भिन्न जन, और मेथेई जाति में किरात के अलावा अन्य जातियों के मिश्रण होने से संज्ञा उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अब यहाँ पे अगर देखते हैं ना, सारांश के बाद क्या आता है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा होगा परिशिष्ट हो जाता है व्याख्या हेतु निर्धारित गद्यांश, देखिए दिए हुए हैं, यानी व्याख्या के लिए कुछ निर्धारित गद्यांश दे दिए। जैसे यहाँ पर दे दिया त्याग पत्र। त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र कुमार का है। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते थे। पिता यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात को मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वो ठीक उसी अनुरूप ढालना चाहती थी, ठीक है। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है, जब देता है कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। तो ये यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, उद्धरण दिया है। इतना लंबा नहीं देगा, हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उद्धरण दे दे। तो आपको संदर्भ में लिखना होगा कि ये जो निबंध है ये त्यागपत्र से लिया गया है, या फिर ये निबंध जैनेन्द्र कुमार के ये जो निबंध उद्धरण है, ये जैनेन्द्र कुमार के निबंध त्यागपत्र से लिया गया है। और इसमें त्यागपत्र में एक बुआ और भतीजी की कहानी को दर्शाया गया है, उसके प्यार को दर्शाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये त्यागपत्र जो है बुआ भतीजी की कहानी पे आधारित है। और इसमें उसकी बुआ जो होती है, उसकी शादी होती है, उसका हस्बैंड उसे बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है, फिर छोड़ देता है, वो फिर घर को आ जाती है। मतलब उसकी पूरी यही कहानी है, उसी के ऊपर है, ठीक है। फिर सच कहूं प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उस आग की तरफ देख रही थी, मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर आग जाने कहाँ देख रही थी प्रमोद, तो उन मास्टर के एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि क्लास में एक बार कोई किसी बात को लेकर के मास्टर जी ने डांटा था, और ये शरारत उसकी दोस्त ने की थी, लेकिन इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया था और मास्टर जी ने उसको छड़ी से पीटा था, ठीक है ना। तो ये उसकी है, त्यागपत्र का ही है, ये भी त्यागपत्र का ही है। तो इसको एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो चीजें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए, बस हो गया। हाँ, ध्यान रखिएगा कि किससे और किस राइटर से है, किस निबंध से लिया गया, उसके राइटर कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। घर आकर मैंने
पत्र सीधे बुआ को दे दिया और उसको खोलकर सभी पढ़ने लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। है भी भूल गई कि प्रमोद भी उसका कोई है और उस वक्त वह पास ही खड़ा है। काफी देर बाद उन्होंने वहां से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तय किया और मुझे देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी, मानो सब भूल गई थी, क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबुझ भाव से मुझे देखती रह गई, मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़ कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया हो ना। तो ये सब चीजें उसी से ली गई हैं, ये लीजिए। ओके, इतने से जो है उद्धरण बन सकता है। 8 यहाँ पे दिए, 9, 10 दिए हुए। अभी उद्धरण क्या है, पूरी कहानी ही दे दी है, पूरी कहानी ही दे दिया है। अब इसी तरह से जितने निबंध आप पढ़ते जाएंगे, भी लीजिए। नमक का दरोगा प्रेमचंद की हो गई, तो ये भी दे दिया। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। तो किस तरह से उद्धरण किया जाता है? ये जो निबंध है प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध नमक के दरोगा से लिया गया है, ठीक है। यह उद्धरण प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक के दरोगा निबंध से लिया गया है, और जो इस उद्धरण में दिया जाता है उसी को 2 लाइन में लिख दीजिए बता के, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ओके, राइट। तो इसके लिए आपको एक बार आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का एक बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरा निबंध पढ़ेंगे तब वो चीजें आपके समझ में आएंगी कि कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार जो मैंने वीडियो बनाया उसे वॉच कर लीजिएगा। वापसी उषा प्रियबंदा का है, याद कर लीजिएगा। वापसी उषा प्रियबंदा वेरी इंपॉर्टेंट लग सकता है, ये रेलवे वाली कहानी है, ठीक है। अच्छी कहानी, इसलिए मैं कह रही हूँ किससे आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ओके, और हजारी प्रसाद जी से आने की भी संभावना है। प्रेमचंद का भी है, उनसे भी आ सकता है। तो इस तरह से उद्धरण जो है क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। लोभ और प्रीत रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये देख लीजिएगा। लोभ और प्रीत से भी आ सकता है, तो आने के लिए किसी से भी आ सकता है। इसमें ये नहीं कह सकते हो कि इसमें क्या वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, उद्धरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा जरूर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, तो उससे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।